नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, आज हमारी जीवन शैली वास्तविकता से कोसों दूर है और दिखावे के बहुत नज़दीक दिखाई देती है, क्योंकि हम कैसा करना चाहते हैं, हम कैसा दिखना चाहते हैं और क्या हमारे लिए सही है, इससे ज़्यादा हम इस पर ध्यान देते हैं कि समाज हमें कैसा देखना चाहता है, समाज के लोग कैसे हमें स्वीकार करते हैं, समाज को क्या अच्छा लगता है, हमारे दोस्तों को क्या अच्छा लगता है। हम उनकी सोच पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तभी हमारा जो दिखावा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी की एक वजह है धूम्रपान। अक्सर देखा गया है कि जब किसी से पूछो कि आपने धूम्रपान की शुरुआत क्यों करी, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरे दोस्त सभी धूम्रपान करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी शुरू करो, एक बार करके तो देखो, अच्छा लगेगा, और धूम्रपान की शुरुआत हो गई। तो दर्शकों, आप भी जानते हैं कि धूम्रपान करना कितना जानलेवा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना मुश्किल है वो दौर जब हम धूम्रपान करते हैं। हम सब जानते हैं, उसके बावजूद हम धूम्रपान करते हैं। तो आज का हमारा विषय इसी से संबंधित है, धूम्रपान से होने वाले रोग, कारण और उपचार। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधांशु कालरा जी, जो स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मोहिता जी, और दर्शकों को भी प्रणाम। तो दर्शकों, कार्यक्रम की हम यहाँ पे शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर भारत के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो लगभग हर साल लगभग 10 लाख मृत्यु होती है धूम्रपान की वजह से। हमें पता है कि धूम्रपान की वजह से कितना नुकसान होता है, बावजूद हम इसे करते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आंकड़े हम बता रहे हैं, बहुत ही भयावह ये आंकड़े हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अक्सर हम कहते हैं कि दोस्तों ने कहा, हमने शुरुआत कर ली, लेकिन सबसे पहले आप धूम्रपान किसे कहेंगे और आप क्या मानते हैं इसकी शुरुआत क्यों और कैसे होती है? मोहिता जी, इससे पहले कि हम आंकड़ों पे आए, देखिए धूम्रपान कई तरह का होता है। हम सब जानते हैं कि सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, और जो आजकल जो नई चीज़ चली हैं, जो हुक्का बार्स हैं, जहाँ पे वो कहा जाता है कि इसमें टोबैको नहीं है, सिर्फ कोई एरोसॉल्स हैं, मिस्ट है जो यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे धूम्रपान की कैटेगरी में आते हैं। तो जो सिगरेट है, उसका जब हम उसको जलाकर उसका जो धुआं है उसको अंदर इनहेल करते हैं या अंदर गहरे कश लेते हैं, तो इसको धूम्रपान कहा जाता है। यानी उस धुएं को हम पान कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो यह इसी को धूम्रपान कहते हैं। और ये सारी की सारी कैटेगरीज धूम्रपान में आती हैं। आपने जो आंकड़ा दिया वो वाकई में सत्य है कि करीब 1 मिलियन के करीब 10 लाख के करीब लोग हर वर्ष हमारे देश में सीओपीडी सिगरेट से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित हैं और उसकी वजह से उनकी मृत्यु होती है। अगर हम कितने लोग सिगरेट पी रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं वो आंकड़ा देखें तो वो और भी भयावह है। 2024 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो करीब हमारे देश में करीब 10 करोड़ लोग स्मोक करते हैं जी। और उन 10 करोड़ लोगों में से 15 साल से ऊपर करीब 10 से 12% है, मतलब 15 साल से सारे एडल्ट्स। एक अच्छी बात यह है कि इसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, 1.6 to 2%, ज़्यादातर उसमें मेल्स हैं। लेकिन जो आंकड़ा बहुत भयावह है वो है कि हमारे छोटे बच्चे 12 साल से 13 साल से जो स्मोकिंग को करना शुरू कर रहे हैं, उनका परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहाँ वो 2% तक था, वो धीरे धीरे और बढ़ के उसका नंबर बढ़ रहा है। तो अगर आप सोचिए 10 करोड़ का 2%, वो एक बहुत बड़ा नंबर है जी। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर समाज को, पेरेंट्स को, सरकार को, सबको सोचना चाहिए। आपने कहा कि 12 से 13 साल के जो बच्चे हैं वो धूम्रपान की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी छोटी आयु में आप धूम्रपान की ओर चले जाते हैं? क्योंकि ये जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग बच्चे ही होंगे, स्कूल से इन्हें घर जाना है, कैसे मतलब पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता कि बच्चे धूम्रपान कर रहे हैं? देखिए, आज के टाइम में हमारे बच्चों के पास जो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा साधन है वो एक डबल एज स्वॉर्ड हो गया है। उसके फ़ायदे हैं तो वो नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों के ऊपर। तो आजकल वो बच्चे पहले कहाँ कभी आप पुराने ज़माने की मूवीज़ को देखिए,
उस टाइम पे जब भी कोई स्मोकिंग का सीन आता था तो लिखा जाता था, जी। है ना, कि धूम्रपान हानिकारक है। तमाम ओटीटी पे देख लीजिए आप, कहाँ पे ऐसा लिखा जाता है? कितना रैम्पेंट है, कितना ज़्यादा है जो स्मोकिंग को दिखाया जाता है। एक वो ज़माना था जब हम कभी जब विलन को या वैम्प को दिखाना होता था तो स्मोकिंग के साथ दिखाते थे। आजकल वही समाज हीरो और हीरोइन को स्मोकिंग के साथ दिखाया जाता है। तो जब वो बच्चे अपने उस छोटे उम्र में ही, उनकी जो मोल्डिंग ईयर्स हैं, उस टाइम में ही ये देखते हैं कि ये तो कोई बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको ट्राई किया जाए, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है। जब हमारे तमाम हीरोज़ इनको करते हैं और उसकी फ़ोटोग्राफ्स मीडिया में आती हैं तो उसका निश्चित दुष्प्रभाव पड़ता है उनके मानसिकता पे। दूसरा, हमारा पारिवारिक परिवेश। जब पेरेंट्स पहले ज़माने में सिर्फ फादर किया करते थे, आज के टाइम में हम धीरे धीरे देखते हैं कि महिलाएं भी उस तरफ बढ़ रही हैं। तो जब आपके पेरेंट्स करेंगे या सिर्फ फादर करेंगे घर में, आप उस परिवेश में बड़े हो रहे हैं, तो पेरेंट्स के पास वो आधार नहीं रह जाएगा, वो अधिकार नहीं रह जाएगा अपने बच्चों को मना करना कि आप इस व्यसन को ना करिए। डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे प्रश्न फिर ये उठता है कि हम ये कहते हैं कि युवाओं को रोका जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, तो क्या ये आवश्यक नहीं कि पहले जो परिवार है उसकी काउंसलिंग की जाए? जी, जब भी देखिए हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग से बच्चे की नहीं होगी, या काउंसलिंग से पति की नहीं होगी, या काउंसलिंग से माता की नहीं होगी, पिता की नहीं होगी। काउंसलिंग वही पूरी तरह से सफल होती हैं जहाँ पे परिवार को एक यूनिट की तरह लेके सबकी एक साथ काउंसलिंग करी जाए। उस काउंसलिंग से ही फायदा होता है कि सबको एक साथ बैठ के, अगर बेटे को छुड़ाना है तो पहले बाप को छोड़ना पड़ेगा जी। फादर को वो त्याग करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। और इसीलिए नहीं, वो बहुत सारी बीमारी दे रहा है अपने बच्चों को और अपने परिवार को। पैसिव स्मोकिंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो स्मोकिंग से ज़्यादा हैं। सर, जब कोई स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अक्सर कभी तो दोस्तों का दबाव होता है और कभी ये भी कहा जाता है कि प्रेशर, सामाजिक दबाव है, या फिर हमें कुछ अजीब सा फील हो रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करना हमें ऐसी कंडीशन भी कभी आती है तो इसलिए हम स्मोकिंग का सहारा लेते हैं। तो वो कौन सा क्षण होता है जिस वक्त ये लगता है कि आपकी जो सारी परेशानियां हैं उसका समाधान सिर्फ स्मोकिंग है? देखिए, हम सबके जीवन में तनाव है जी। किसके जीवन में नहीं है? छोटे बच्चे से लेके एक वृद्ध तक हम सब उन तनाव से गुजरते हैं। लेकिन हमारी जो शिक्षा है, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमें इतना सुदृढ़ कर दें कि हम किसी के कहने पे, उसकी बातों पे ना आए। हमारी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई हमारे सामने ले भी रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ बुरी है, तो आप क्यों लेंगे? यहीं पे ज़रूरी है कि जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वहाँ पे उसके संस्कारों में ये डाल दिया जाए कि ये चीज़ें जो समाज में दिखता है वो सही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जो कुछ वो मीडिया में देखते हैं या जो अपने दोस्तों के बीच में देखते हैं, जहाँ पीयर प्रेशर हम कहते हैं, ज़्यादातर बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि फिर वो फ्रेंड सर्कल ऐसा रहे, उसकी संगति ऐसी रहे कि वो उस तरफ ना बढ़े। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि आजकल जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुष ही पी रहे हैं, महिलाएं भी आजकल बहुत हैं जो मतलब स्मोकिंग की तरफ जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर कोई महिला है वो स्मोकिंग करती है, आगे उसको एक माँ बनना है, किस तरह की परेशानियाँ उसको आ सकती हैं अगर कोई लड़की स्मोकिंग कर रही है? तो 10-15 सालों में पहले जब महिलाएं कभी सांस की बीमारी लेके हमारे पास आती थी तो उनसे स्मोकिंग की हिस्ट्री को निकलवा पाना बहुत मुश्किल होता था। हम पूछते थे तो 3rd-4th टाइम में बता पाती थी कि हाँ हम स्मोक करते हैं। आज के टाइम में वो टैबू खत्म होता जा रहा है, वो खुद आके बताती हैं हाँ हम स्मोक करते हैं। वो झिझक खत्म हो गई, वो झिझक खत्म हो गई, वो टैबू खत्म हो गया। तो ये हमारे सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है। यहाँ से शुरू होती है, फिर जब आप स्मोक करते हैं तो आपके जीवन में वो सारे की सारी प्रॉब्लम्स जो एक मेल स्मोकर्स में आती हैं वो फीमेल स्मोकर्स में भी आएंगी। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि फीमेल्स की जब शादी होती है तो फिर उनको प्रेग्नेंट होना होता है, और प्रेगनेंसी में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ना सिर्फ उनके लिए, उनके होने वाले बच्चे के लिए और उस बच्चे के फ्यूचर के लिए।
जी। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि लेडीज़ को स्मोक नहीं करना चाहिए। अगर पहले भी स्मोकिंग करी है तो स्मोक प्रेगनेंसी के टाइम में उसको छोड़ दें, वो तब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हर चीज़ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी फिजियोलॉजी पे स्मोकिंग का इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चा जो जन्म लेने वाला बच्चा है, क्योंकि एक केस मैं भी देख रही थी जिस केस में ये था कि माँ जो है वो कंटिन्यूस टबैको का यूज़ करती थी, स्मोकिंग करती थी, तो बच्चा जब हुआ तो उसके माउथ में कुछ प्रॉब्लम थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर माँ ऐसा कर रही है तो जो होने वाला बच्चा उसको कुछ प्रॉब्लम हो? देखिए, अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में जो स्मोक करते हैं या पहले से स्मोकिंग करती रही हैं, उसमें फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, यानी सबसे पहले इनफर्टिलिटी, आपका प्रेग्नेंट होना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। इनफर्टिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण स्मोकिंग है। तभी आप देखिए इतने इनफर्टिलिटी सेंटर्स चल रहे हैं। और भी सारे कारण हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये कि इनफर्टिलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्मोकिंग के साथ में रिलेटेड। फिर उसके साथ में आपके जो बर्थ डिफेक्ट्स जिसकी आपने बात करी, बहुत सारे कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स। फिर ये तो जेनेटिक हो गया, उसके साथ में साइटोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं बच्चों के। तो एक तरह से जब आप स्मोक करते हैं तो जो हमारे शरीर के अंदर एक ऑक्सीडेटिव और एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जब आप स्मोक करते हैं तो वो सारे फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं में, वो ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे पे बहुत घातक प्रभाव करते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज़ होंगे, वो बच्चे जो टाइम से प्री मैच्योर हो जाएंगे, लो बर्थ वेट होंगे। यही नहीं, फिर आगे चल के इन बच्चों को चांसेस ऑफ स्मोकिंग इन बच्चों में ज़्यादा रहेगी, है ना। जो पेरेंट्स इनके स्मोक करते हैं, हमेशा थोड़ा सा जेनेटिक कंपोनेंट रहता है। इसके अलावा वो लोग सांस के मरीज बन जाएंगे बहुत जल्दी, उनके अंदर आगे चल के उनका BMI ज़्यादा होगा, वो ओबेसिटी भी ज़्यादा होगी उन बच्चों में। उसके अलावा उनके अंदर लो फॉर हाइट होंगे, उनका हाइट नहीं बढ़ेगा, है ना। तो आप कोई भी एडल्ट बीमारी ले लें, वो सारी शुरुआत हमारी एक अच्छी वो 9 मंथ से शुरू होती है। एक हेल्दी जो लेबर है वो एक हेल्दी फ्यूचर लाइफ को जन्म देता है, और वहीं पे अगर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो कहाँ से ठीक होगा। और यहीं पे एक लेडीज़ के लिए, मदर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि वो अगर उनसे छुड़वानी है तो ये सब बातें उनको बता के आप छुड़वा सकते हैं कि आप अपने लिए नहीं, आपने होने वाली संतान के लिए छोड़िए। और यहीं पे हस्बैंड को या फादर को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उनको पैसिव स्मोकिंग कराएंगे तो वो धुआं तो अंदर जा ही रहा है, तो जो वो आपको कर रहा है वो आपकी वाइफ को कर रहा है, आपके बच्चों को कर रहा है। तो और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड हैं। तो प्रेगनेंसी में स्मोकिंग जो है वो बहुत घातक है। जी डॉक्टर साहब, जब स्मोकिंग जो लोग कर रहे हैं, रेगुलर जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनके शरीर का मतलब कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग जो है इफेक्टेड होता है? हमारी बॉडी का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो स्मोकिंग से इफेक्ट नहीं होता है जी। हम अगर ऊपर से शुरू करें, मस्तिष्क को लें, तो जहां हमने प्रेगनेंसी में कहा वहां पे ये बच्चे जो होते हैं वो लो बर्थ वेट से होते हैं, उनका ब्रेन का भी वेट कम हो जाता है। तो उन बच्चों को आगे चल के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स यानी लर्निंग की प्रॉब्लम्स, उनकी बोलने की प्रॉब्लम्स, वो सब बहुत ज़्यादा होती हैं। वहीं जब हम एडल्ट में स्मोकिंग की बात करते हैं तो ब्रेन में ब्रेन कैंसर्स, आपके स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, है ना। और उसके साथ में फिर जब आप नीचे आइए, हर तरह का कैंसर, ब्रेन कैंसर से लेके माउथ कैंसर, आपके आइज़ में अर्ली कैटरैक्ट, फिर माउथ कैंसर्स के साथ में CA लैरिंग्स, गले का कैंसर, और नीचे आइए पूरा का पूरा लंग जो है वो धूम्रपान से इफेक्ट होता है। COPD से लेके यानी श्वास रोग जो हमारा मेन है सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड, उसके अलावा जो फेफड़ों में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं जिसे हम एम्फाइसीमा कहते हैं, वो हो जाना, फिर लंग कैंसर, है ना। और भी बहुत सारी बीमारी, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, अंदर ज़्यादा बलगम बनता है, आपको ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादातर हमारे जो इतने ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ हैं वो सब काफ़ी सारे उसमें से स्मोकर्स होते हैं। फिर और नीचे उतरिए आप, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे आ जाइए, पेट का कैंसर, पेट की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो उससे रिलेटेड होती हैं। फिर किडनी पे इफ़ेक्ट,
आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा तो ऊपर आंखें, फिर अंधापन आ जाएगा उसकी वजह से, नीचे किडनी खराब हो जाएगी, फिर आप और नीचे उतरिए तो इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस। तो यंगस्टर्स को ये सोचना चाहिए कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप क्या क्या खो रहे हैं जी। फिर और नीचे आइए, आपकी लिम्स में, आपके लोअर जो पैर हैं उसके अंदर खून का प्रभाव कम हो जाता है। तो हम कहते हैं या तो आप सिगरेट रखिए या अपने पैर। एक बीमारी होती है जिसमें पैरों को काट देना पड़ता है, वहाँ पे गैंग्रीन हो जाती है। यंग लोग 30-35 साल के, पैर पूरा सड़ गया, उसको काटना पड़ा क्योंकि वहाँ पे खून का प्रभाव बंद हो गया था सिगरेट पीने की वजह से। तो आप देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक कोई अंग ऐसा नहीं बचता है जहाँ पे सिगरेट अपना दुष्प्रभाव नहीं करती है। कम से कम कई 100 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उस धुएं के साथ हमारे शरीर में जाते हैं। और वो तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो कैंसर करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, जो आपकी आदत पड़ जाती है, जो निकोटीन एक एडिक्टिव हो जाता है, जी बिल्कुल, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप फिर एक बार शुरू हो गए तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं इस ये कह के कि हम दिन भर में सिर्फ 1 या 2 बार ही सिगरेट लेते हैं अब। लेकिन कुछ का ऐसा होता है कि खाने से पहले भी लेना है, खाने के बाद भी लेना है, या एक टाइम जिन्हें चेन स्मोकर कहते हैं, वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है जो उन लोगों से, मतलब जो लोग कम ले रहे हैं, तो क्या उनके लिए थोड़ा सा कम रहता है? देखिए, डेफिनेटली अगर आप चेन स्मोकर है, यानी मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो सुबह 7 बजे उठते हैं जी, उसके बाद वो पहली बार माचिस यूज़ करते हैं जी, उसके बाद वो दिन भर में माचिस यूज़ नहीं करते, जी, उसी सिगरेट से अगली सिगरेट जलती है। ओह माय गॉड, जी, तो ऐसे भी स्मोकर्स हैं। तो क्या उनका जीवन रह जाएगा कुछ वर्षों बाद, ये आप सोच सकते हैं। वहाँ पे फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिसको स्टाइल स्टेटमेंट है कि जब अल्कोहल अपने हाथ में लिया उस टाइम उन्होंने पकड़ लिया एक सिगरेट। लेकिन चाहे आप 1 ले रहे हैं चाहे 5 ले रहे हैं, नुकसान तो वो कर ही रही है। लेकिन यस, जितना ज़्यादा पिएंगे उसका ज़्यादा नुकसान है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप 1 या 2 ले रहे हैं, वो 1 या 2 जी, कब 20 हो जाएं ये पता नहीं लगता। क्योंकि आप वो 1 या 2 इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आपको अब कहीं ना कहीं मूड में फर्क आ रहा है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस्ड हैं। तो लाइफ में कोई ऐसा फेज आया जब स्ट्रेस 24 घंटे है तो आप तो फिर एडिक्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो 1 या 2 भी नहीं लेने चाहिए, नुकसान नुकसान होता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि नुकसान नुकसान ही होता है। उसके बावजूद भी बहुत लोगों को देखती हूँ जो यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं। हम जिस तरह से भी बात कर रहे थे कि उनका ये कहना है कि हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, कम लेते हैं। तो जैसे अक्सर हम ये मान के चलते हैं, एक आम इंसान ये कहता है, मान के चलता है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें तो ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें लगता है हम स्वस्थ हैं। देखिए, ये आप लकी हैं, पर वो बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्मोक किया है और उनको उनके जो ट्वाइलाइट ईयर्स हैं, जो लास्ट के ईयर्स हैं, उस टाइम में उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है जी, ऐसा बहुत कम है जी, लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग, पर मैं ये इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप स्मोकिंग करें, जी, स्मोकिंग के साथ में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जी, मैंने कुछ ऐसे अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखा जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर रोज भागते हैं। तो वो उस सारे की सारी जो उनकी स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अपनी एक्सरसाइज से उसको वो कम कर पाते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए वो कर पाना बहुत मुश्किल है, जहाँ पे आप एक्सरसाइज इज नॉट पार्ट ऑफ योर रूटीन। जी, तो फिर कहाँ से? लेकिन ये नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप स्मोक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर हम स्मोकिंग करते हैं, किसी भी फॉर्म में ये करते हैं, तो हमें उसको नहीं करना चाहिए। और स्टाइल स्टेटमेंट तो उसके लिए तो कोई उसका इलाज नहीं है, वो तो हर तरह का, मैंने देखा है 1 या 2 सिगरेट पीने वाले भी, उनको भी अच्छे खासे कैंसर्स हो चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी कैंसर की बात की, इसी में एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगी। हम आजकल देख रहे हैं कि कैंसर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या जो कैंसर की जो बीमारी है, इसकी क्या जो प्राइमरी जो वजह है, क्या हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग है, या फिर जिस तरह से हम धूम्रपान करते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं? काफ़ी हद तक कैंसर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो डेफिनेटली स्मोकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है जी, और आज के टाइम में स्मोकिंग के साथ में प्रदूषण एक इम्पॉर्टेंट
आ गया है, उससे ज़्यादा हमारा डाइट इस टाइम बहुत एडल्ट्रेटेड है। हमें नहीं मालूम जो हम सब्ज़ी ले रहे हैं उसमें कितना इंसेक्टिसाइड पड़ा है, जिस सॉइल में हमारी सब्ज़ी उग रही है, हमारे फल उग रहे हैं, या जब हमारे फल पेड़ों पे हैं उसमें कितना कीटनाशक पड़ा है, वो सब हमारे शरीर में जा रहा है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैंसर और बीमारियों का है। तभी ये ऑर्गेनिक सब्जियों की बात होने लगी है, ऑर्गेनिक फलों की बात होने लगी है। इसके अलावा भी आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, आपका खान पान कैसा है, कितना आप शुगर का यूज़ कर रहे हैं, कितना आप फैट का यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी कैंसर के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके पास जैसे आपने बताया कि 13-14 साल से जो बच्चे हैं वो भी स्मोकिंग करने लगे, क्या कोई केस आप, क्योंकि इतने सारे मरीजों को रोज़ डील करते होंगे, कोई केस आपके सामने ऐसा है जो बहुत कम एज ग्रुप का बच्चा हो और वो स्मोकिंग करता हो, आपके पास आया हो, तो अगर वो आया है क्या वो अपनी इच्छा से स्मोकिंग रोकना चाहता इसलिए आया या पेरेंट्स के दबाव में आपके पास लाया गया? देखिए, कोई भी बच्चा जो है वो अपने आप तो आएगा नहीं जी। जब उसको हमारे पास वो से निमोनिया के लिए आया या ट्यूबरकुलोसिस के लिए आया, तो उसको जब हमने हिस्ट्री ली तो पता लगा कि वो स्मोकिंग करता है। उसका हमने स्पायरोमीट्री टेस्ट किया तो पता लगा उसके साथ में उसको एस्थमा है या सीओपीडी है। तो वो बीमारी जो उसकी बढ़ी, उसका कहीं ना कहीं कारण जो था वो स्मोकिंग था। जी। पर क्योंकि वो अभी अपने घर में था, जो हर टाइम नहीं स्मोक कर पा रहा था, तो स्मोकिंग अकेला ही वो फैक्टर नहीं था, उसमें उसकी डाइट, उसकी इम्यूनिटी, वो सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी। लेकिन अगर यही बच्चे जो हैं एक पौष्टिक खाने के साथ में एक्सरसाइज करते हुए नॉर्मल लाइफ लीड करते और वो बच्चा स्मोक ना कर रहा होता, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि उसको उस लेवल पे 15 साल पे या 16 साल पे इतना सीवियर सीओपीडी या एस्मा नहीं होता। कई बार सिर्फ स्मोकिंग के कारण नहीं होता है, यहाँ पे हमें ये बात बहुत क्लियर करनी है। एलर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर यंग एडल्ट्स में, छोटे बच्चों में। अब जैसे आजकल एस्मा 2 साल, 3 साल, 5 साल से लेके 80 साल तक होता है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट, एलर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके आसपास के ट्रिगर्स हैं, आपके घर में पेट्स हैं, लेकिन वो एक एस्मा है। उसके साथ में अगर आप साथ में स्मोकिंग भी करने लगेंगे या आपके परिवार में कोई और लोग स्मोक कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग भी आ रही है, तो एक नॉर्मल एस्मा जो है वो पूरा क्रॉनिक एस्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके एग्जैजर्बेशंस यानी एस्मा के अटैक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे याद आता है पैसिव स्मोकिंग का एक बहुत ही दुखद केस जो मेरे सामने आया था। एक पेशेंट आए, वो किसी कंपनी में मैनेजर थे, उनको पानी आ गया था उनके फेफड़ों में, प्लूरेसी हो गई थी। तो जब हमने उसको टैप किया, उसके टेस्ट कराए, तो उसमें वो कैंसर निकला। 45-46 ईयर्स के थे। तो पहला क्वेश्चन जाता है कि आप स्मोक करते हो? हम ना जैसे एकदम कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ, मैं अल्कोहल भी नहीं लेता हूँ, बिल्कुल सूफी ज़िंदगी की काटी है मैंने, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? अब ऐसे में आप उसको जवाब नहीं दे सकते हैं। सेकेंड थर्ड विजिट में पता लगा कि उसके फादर वॉज अ क्रॉनिक स्मोकर। तो वो, अब तो फादर की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो उसके जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे या जो शुरू के साल थे, वो उस हैवी पैसिव स्मोकिंग वाले एटमॉस्फेयर में रहा। एंड वो पॉसिबल कॉज था उसका, जो पैसिव स्मोकिंग उसके फादर ने करी थी, वो उसके आगे चल के उस कैंसर का एक कारण हो सकता है, जो भी बहुत सारे और कारण भी हैं, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट कारण था। सो देखिए, आप एक फादर को समझना चाहिए कि आपके कुकर्मों की सज़ा आपका नेक्स्ट जनरेशन काट रही है। उसने तो बेचारे ने नहीं पिया, लेकिन उस परिवेश में वो बड़ा हुआ जहाँ पे स्मोक था, उसके फादर हर टाइम पीते थे, तो उसको ये प्रॉब्लम आई। डॉक्टर साहब, क्या यह मुमकिन है कि हम ये पता लगा सकें, जैसे एज अ पेरेंट्स, मैं भी खुद एक बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे भी लगता है कि क्या कुछ ऐसा तरीका है कि कल अगर हमारे बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, एज अ पेरेंट्स क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे शायद स्मोकिंग कर रहे हैं? कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक स्टेज में हमें पता चल सके? देखिए, बच्चे अगर वो आपके साथ रह रहे हैं, बोर्डिंग में नहीं है, तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। क्या वो आपके साथ घुल मिल रहा है, रेगुलर बातें कर रहा है, आप उससे बातें कर रहे हैं, साथ में आप रात को डिनर इकट्ठा कर रहे हैं,
या वो कटने लगा है आपसे, कुछ समय के लिए वो गायब हो जाता है, आप एज अ पेरेंट्स आपका राइट है, उसको चेक करिए, उसका बैग चेक करिए, उसकी कौन दोस्त हैं उसके बारे में पता करिए, उसका फ़ोन चेक करिए कि किस संगति में है वो। आप उसकी आदतों से पता कर लें, क्या उसको खांसी तो नहीं हो रही है, ऐसी खांसी तो नहीं हो रही है जो ठीक नहीं हो रही है, क्या उसको सांस हो रहा है, क्या उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर इसको हम नॉर्मल नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल सोच के चलिए कि हाँ एक बार ये देख लीजिए कि वो कोई गलत संगति में तो नहीं है। सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, हमें तो ड्रग्स का भी सोचना चाहिए, है ना। वो जाता है तो किन रेस्टोरेंट्स में जाता है, उस रेस्टोरेंट में कहीं कोई हुक्का बार तो नहीं है, है ना। तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई यहाँ मत जाओ। आप रोक तो नहीं सकते बच्चों को, है ना, बियॉन्ड अ पॉइंट, लेकिन ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक पॉइंट पे ये रहता है, हर किसी का रहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, स्मोकिंग को छोड़ना चाहता हूँ, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं ये कितनी कारगर हैं? देखिए, बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो मार्केट की जाती हैं, उसमें से निकोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा, कि आप निकोटीन का पैच लगा दीजिए, निकोटीन के गम खा लीजिए, निकोटीन के लोजेंजेस ले लीजिए, आपकी सिगरेट की आदत छूट जाएगी। जी बिल्कुल। छूटती है लेकिन बहुत कम लोगों में। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कम लोगों को निकोटीन की, या और दवाएं भी हैं जैसे जिसको जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ये तो निकोटीन तो हमें ओवर द काउंटर मिल जाता है, कि सिर्फ दवाओं के सहारे उसने सिगरेट छोड़ी हो, ऐसा कोई मरीज नहीं मुझे मिला। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप ये देखिए कि ये निकोटीन अपने आप में भी आदत डाल देती है जी। आप लोजेंजेस ही खाते रहते हैं हर टाइम। यहाँ पे आप ये देखिए कि सिगरेट छुड़ाने के लिए कई बार कहा जाता है अच्छा आप नॉर्मल सिगरेट छोड़ के ई सिगरेट पीना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा चलन है जी, जिसको वैपिंग कहते हैं, कि ये नहीं पीते हम वो पीते हैं। आज के टाइम में धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि ई सिगरेट का या वैपिंग का जी उतना ही नुकसान है जी जितना कि एक नॉर्मल सिगरेट का। जी, सिर्फ एक ही चीज का फर्क रह जाता है कि उसमें आपके वो टार के साथ में जो केमिकल्स हैं वो नहीं गए जी, लेकिन जो तमाम बाकी सब चीजें, निकोटीन का एडिक्शन है या निकोटीन की जो बाकी मिस्ट और एरोसोल्स के साथ जाता है, या जो सीओपीडी या और सांस की प्रॉब्लम्स करना है, वो उतना ही करेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो मैं अंतिम में चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा दर्शकों को कि देखिए, सिगरेट जो है वो एक लीगल पॉइजन है, इसका सेवन ना करें। और बेस्ट ये है, सिगरेट को छोड़ना, उसकी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसका सेवन आप कभी शुरू ना करें, आप एक स्वस्थ जीवन तभी बिता पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु कालरा जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि धूम्रपान हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है और इसे अगर हमें छोड़ना है तो हमें एक मजबूत इच्छा शक्ति का यहाँ पे सहारा लेना हो, क्योंकि जब हम खुद से सोचेंगे कि हमें छोड़ना है तभी हम धूम्रपान को छोड़ पाएंगे। नमस्कार।